हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में पर्यावरणविद आदरणीय श्री कालीचरण जी हमारे साथ हैं और हम आपसे बात करेंगे कि आजकल बढ़ते हुए प्रदूषण के कारक क्या हैं। आप इसके कारक हैं या हम इसके कारक हैं, इस विषय में बात करेंगे। कालीचरण जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। जी जी जी। जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है, प्रश्नों की ओर चलते हैं। कालीचरण जी, आप इस समय प्रदूषण को लेकर जो स्थिति देख रहे हैं जी, उसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? शहरों में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, प्रदूषण शहर में, क्योंकि जहाँ शहर होते हैं उद्योग धंधे वहाँ सारे इकट्ठे हो जाते हैं जो। जी हाँ, और दूसरा, वाहनों की संख्या में भी वृद्धि होती है, जी। तो उद्योग धंधों से निकलने वाला प्रदूषण, वाहनों का धुआं, वो भी प्रदूषण का एक रूप होता है। और आबादी जब ज़्यादा होती है तो घर परिवारों से जो निकलने वाला कचरा है वो भी प्रदूषण का काम करता है। जी। और दूसरा, एनसीआर में प्रदूषण इस वक्त ऐसा है कि सूरज धुंधला सा दिखाई देता है। कारण उधर पंजाब में पराली जलाते हैं और इधर ये धुआं जो है वाहनों का, तो कुल मिलाकर एक ऐसा गुबार बन जाता है और इससे एक समस्या ऐसी बन जाती है प्रदूषण की, जिसे सभी प्रभावित रहते हैं। जी। सांस लेना दूभर हो जाता है, ऐसा लगता है कि सांसें भी पराई हो गई हैं, जो वैसे तो है पराई, पर प्रदूषण ने उनको बीच में ही कैप्चर कर लिया है। जी आदरणीय, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर कि क्या आप यह मानते हैं कि शहरों में बढ़ते प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है? यदि हाँ, तो कौन कौन सी बीमारियां आम होती जा रही हैं मनुष्य के लिए? जी हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। जी। और गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और स्वास्थ्य पर कुछ चीज़ें तो ऐसी हमें दिखाई देती हैं जिसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। कफ, खांसी, अस्थमा। जी। और अस्थमा जैसी भयंकर बीमारी जो और भी कई एक बीमारियों को जन्म देने वाली हो जाती है, तो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है। अब उसमें डॉक्टरों के पास जाते हैं जी, वो अपनी लूट शुरू कर देते हैं। जी। तो स्वास्थ्य पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है और एक बीमारी जो है कई बीमारियां अपने साथ लेके आती है। जी। तो हम लोग नर्सिंग होम में और दूसरी जगह जहाँ मिलते हैं शरण में जाते हैं और किसी तरह उपचार पाके जो है स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करते हैं। जी 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 जी। हम आगे बढ़ते हैं कालीचरण जी कि शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की नीतियां और उपायों को प्रभावी कर सकते हैं? जी, शहरी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो सरकार की तरफ से जो आवश्यक कदम हैं वो ले जाने चाहिए जी। और दूसरा, हम समाज में के अभिन्न अंग हैं और समाज के अभिन्न अंग होने के नाते हमारा अपना भी ये अधिकार हो जाता है, दायित्व बनता है कि हम खुद भी जो है इस पर नियंत्रण करने की दिशा में कार्यरत रहें। वाह। तो जैसे प्लास्टिक है, कचरा है, कम से कम उन चीज़ों को हम ऐसे खुले स्थानों में न फेंकें जी। और उसको नियंत्रित में रखें, जो है कचरा वगैरह इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और धुआं जिन चीज़ों से ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होता है उसको कम से कम करें। जी। और आजकल के जो उपकरण हैं जो कम धुआं वाले हैं, जैसे निर्धूम, तो उन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। जो तो ये कुछ कारगर कदम ऐसे लिए जा सकते हैं कि अधिक नहीं तो किसी हद तक जी उसको नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जी जी जी। कालीचरण जी, जैसा कि आपने बताया कि घर से हमारे प्लास्टिक है, कचरा है या अन्य सामान होते हैं, उनसे भी प्रदूषण बढ़ता है। एक साइलेंट प्रदूषण भी होता है कि जब हम प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की आइटमें घर में कार्यक्रमों में उनको प्रयोग करते हैं, चाहे वो चम्मच है या गिलास है या थाली है या अन्य उपकरण हैं, अन्य वस्तुएं हैं,
तब उनके साथ जब उसकी प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन के साथ में जहाँ से उस डाई के अंदर मसाला जाता है जिससे वो आकृति तैयार होती है, वहाँ छोटे छोटे प्लास्टिक के कण चिपके रहते हैं, चाहे वो गिलास पीने का हो, चाहे वो प्लेट खाने की हो। जब हम सर्व करते हैं तो उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता, उसको वॉश नहीं करते, ठीक डायरेक्ट जो है उसको उपभोग में ले लेते हैं। एक जो साइलेंट जो प्रदूषण है, जो प्लास्टिक है या प्लास्टिक के कचरे हैं या प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हैं, वो पानी के साथ, प्लेटों के साथ या अन्य कारणों से हमारे शरीर के भीतर जाते हैं और हमारा शरीर एक साइलेंट प्रदूषण के रूप में, साइलेंट किलर के रूप में उसमें हावी हो जाता है हमारे ऊपर, जो हम उसे समझते नहीं हैं, हम महसूस नहीं करते। हमारे दर्शकों को, इस देश की जनता को उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी, साइलेंट प्रदूषण, ये जो प्लास्टिक से आपने जैसा बताई कि छोटे छोटे कण रह जाते हैं, जी, मैं उसके साथ एक बात और ऐड करना चाहूँगा जी, कि ये जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप हैं, उनमें हम अक्सर चाय पीते हैं जी, और उसमें जो पॉलीथीन लगी होती है, इनर लेयर जो होता है, जी, 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 उसमें चाय का ऐसा दुष्प्रभाव होता है कि उस दुष्प्रभाव को अगर वो बड़ा रूप ले लेगा या निरंतर कोई आदमी उसी कप में चाय पी रहा है तो हो सकता है कि वो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित भी हो जाए। तो ये भी एक साइलेंट किलर में आता है जी। और शादी समारोह और जितने ये आयोजन होते हैं उनमें अभी तक यही है कि प्लास्टिक के ही डिस्पोजेबल जो कप हैं, प्लेट्स हैं, प्रयोग किए हाँ, ये सब प्रयोग किए जाते हैं। जी, जी। और इसका तो दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। अंग्रेजी ज़माने में ये एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम भी स्लो पॉइजन में आता है। तो अंग्रेज जो हमारे यहाँ की भारतीय जेलों में सबसे पहले उन्होंने इन बर्तनों को यूज किया एक सजा के रूप में, जो कैदियों को उसमें जो है खाने पीने का सामान दिया जाता था, तो वो भी स्लो पॉइजन का काम करता था। कोई ब्लेम भी नहीं होगा और धीरे धीरे वो बीमारियों का शिकार हो जाएगा। मगर पॉलीथीन जो है उससे काफ़ी कहीं हद तक बढ़कर है और इसका दुष्प्रभाव तो ज़्यादा समय भी नहीं लेता है। तो पॉलीथीन का यूज कम से कम हो, ये हमें सोचना चाहिए। उसका अल्टरनेटिव भी बहुत सारे हो सकते हैं जी। अब जैसे ये पराली जलाने का काम है, उससे कुछ इस तरह की चीज़ बनाई जाए जो दूसरे प्रयोग जिससे हो सकें। या बैगेसीज है, ये गन्ने की खोई है, तो गन्ने की खोई से भी बर्तन बन जाते हैं जी। हाँ, तो इस तरह से कई चीज़ें जो है उसमें यूज हो सकती हैं और प्लास्टिक का यूज जो है कम से कम होना चाहिए, मेरी तो यही मान्यता है। और जहाँ तक हो, क्योंकि अगर पूरा एस्टिमेट लगाया जाए तो लाखों टन की तादाद में ये प्लास्टिक कचरा में प्लास्टिक कचरा जो है यूज होता है और जहाँ प्लास्टिक होती है वहाँ ऑक्सीजन का अभाव रहता है। जी जी जी। हाँ। हम ये भी मान के चलें कि जब हम प्लास्टिक को खाने के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके हमारा शरीर प्रभावित होता है। जब उसे डिस्पोजल के रूप में उसे वेस्टेज में करते हैं, डिस्पोजल का एक तरीका है जो सीमित है या वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन वो हमारे कचरे में, कूड़े में अपना स्थान ले लेता है और उसे धरती के नीचे दबा दिया जाता है या कूड़े के ढेर बना दिए जाते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि वो प्लास्टिक ऑक्सीजन में अभाव पैदा करती है और उसके गलने की उम्र कई वर्षों की है, जिससे हमारी जो धरती है, जो हमारी मिट्टी है वो प्रदूषित होती है, उससे हमारी वनस्पति भी प्रदूषित होती है। इस विषय में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमारी ज़मीन जो वो भी प्रदूषित होती है इससे, प्लास्टिक से जो है जी। और उसका अल्टरनेटिव बहुत सारे हो सकते हैं। इंसिनरेशन प्लांट जो है, कूड़े कचरे से वेस्ट से जो है बिजली बनाना, अब उससे बिजली भी बन रही है और वो बिजली से बहुत सारे काम हम अपने कर रहे हैं जो जी जी इस तरह का भी। मगर मैंने देखा है दिल्ली जैसी जगह में जो है इंसिनरेशन प्लांट था तीमारपुर में जो है, वो शुरू के कुछ दिनों में चला और उसके बाद में बंद हो गया जी। और वो मुझे लगता है, पता नहीं अब इस वक्त चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैं उधर नहीं गया,
मगर वो बहुत सालों तक बंद पड़ा रहा। ये बड़ा चिंतनीय हाँ, विषय है कि तो देश की राजधानी दिल्ली, या ये कहें कि देश का दिल दिल्ली के अंदर इस तरह के उपकरण है या इस तरह के कारखाने, इस तरह के लैब हैं और वो नहीं चल रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। बिल्कुल चिंतनीय विषय है और जी। चिंता की बात है। और डिस्पोजल के कई तरीके नए भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे यंग जनरेशन है तो वो कुछ नया ला रही है, क्योंकि ये प्लास्टिक गलता बहुत देर से है जी। और ये नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं देता है। जी 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 जी। हम यहाँ एक और जानकारी लेना चाहेंगे कालीचरण जी, कि जिस तरह से हमारे घरों के अंदर, घरों के भीतर पानी पीने की प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग किया जाता है, या अन्य भोजनों से जुड़े हुए बर्तन रखने में, भोजन रखने में, वस्तुएं रखने में प्रयोग किया जाता है, खान पान की चीज़ों का रखने का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य विषय पानी की बोतल का है कि हमारे घर में जब पानी की बोतलें आती हैं तो या तो 6 होती हैं या 12 होती हैं, और उसमें हम पानी भर के अपने फ्रिज में रख लेते हैं या आपने आसपास ज़रूरत के मुताबिक रख लेते हैं। लेकिन एक शोध में ये बताया गया है कि इस पानी की बोतल को प्रयोग करने की भी एक उम्र होती है, एक उम्र की सीमा होती है जिसे हम कई वर्षों तक पीते रहते हैं और उसमें पानी रखने की सुरक्षित क्षमता खत्म हो जाती है। इस विषय पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा है कि हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है जी। तो प्लास्टिक की भी एक्सपायरी डेट है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि या तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है इस बात की, वो प्लास्टिक की बोतल खरीद लेंगे पानी की और उस बोतल को बहुत दिनों तक, अपना वर्षों तक घर परिवारों में इस्तेमाल करते रहेंगे, वर्षों तक। जी जी। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए और उसको जो है पानी पीने के बाद तुरंत ही अलग कर देना चाहिए। और यहाँ तो नहीं, मगर जापान जैसे देश में तो ऐसी बोतलों को क्या करते हैं कि प्लास्टिक से कपड़े ही बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसी बोतलों को डिस्पोज करके जी, और कपड़े बनाना शुरू कर देते हैं और उनको खूब शौक से लोग कपड़े को पहनते हैं। तो कम से कम उसका एक सदुपयोग हो गया। जी जी। तो इस तरह के यूज बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमें प्लास्टिक की बोतल हो या कोई दूसरा बर्तन हो तो उसको कम से कम ही इस्तेमाल किया जाए, ये ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद जो है उससे खतरा ही पैदा रहता है। जी जी जी। हम आगे बढ़ते हैं। क्या सरकारें और निगम प्रदूषण को कम करने के लिए अपने दायित्वों को सही ढंग से निभा रही हैं या इसमें कोई कमी आपको दिखती है? देखिए, सरकारों की प्लानिंग होती है या निगम है, वो भी सरकार का ही हिस्सा है जी। और रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं और इम्प्लीमेंट करना जो है वो नीचे आ जाता है। जैसे नगर निगम है, उनको कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है जी, तो वो निर्भर करता है उन पर। अक्सर क्या होता है कि उसमें थोड़ा स्वार्थ से हटकर अगर काम हो, सरकार ने तो कोई चीज़ बना दी और दे दी पब्लिक को। भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय जो है बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत सारी पॉलिसीज बनती रहती हैं टाइम टू टाइम जो है, और वो उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें वो जारी भी करते हैं। मगर सवाल ये है कि इम्प्लीमेंट जमीनी वाले जो हैं, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, जमीनी स्तर पर जो है किस तरह इम्प्लीमेंट हो रही है। कहीं उसमें से कहीं स्वार्थ जुड़ा है तो पता लग रहा है कि उसमें से जो है मतलब आधा काम हो रहा है, आधा काम नहीं हो रहा है। जो तो ये स्वार्थ भावना से, स्वार्थ रहित भावना को हम रखें, तभी ये सफलता हमें मिल सकती है जी, क्योंकि ये देश और जीवन के नाम पे हमें स्वार्थ से हटकर रहना चाहिए। वाकई आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। यहाँ पर हम ये भी एक प्रश्न जोड़ना चाहेंगे कि क्या प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी सरकारों की है, क्या जनमानस की नहीं है? क्या जनमानस को जागरूक होना चाहिए अपने और अपनों के लिए? जी, ऐसा नहीं है कि सरकार की ही जिम्मेदारी है जी। प्रदूषण रोकने के लिए तो हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी सरकार से ज़्यादा होती है। जो सरकार कोई नीति निर्धारित करके जो है उसको लागू कराना चाहती है, तो हमें उसको देख के जो है अपना पूरा सहयोग देना चाहिए जी। और इस पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जान जोखिम में, और सिर्फ इंसानों की जान नहीं, उसमें पशु पक्षी भी आते हैं जी। और जीव जंतु भी आते हैं। तो सबका ख्याल रखना चाहिए, और पूरा संसार एज ए ग्लोबल विलेज अगर देखा जाए तो सभी के हित की बात होती है। बिल्कुल। तो हमें अपने स्वार्थ से हटकर और इसके नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। जी जी जी। हम आगे बढ़ते हैं कि सार्वजनिक परिवहन, कचरा प्रबंधन और वृक्षारोपण जैसे उपायों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये प्रदूषण नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं? जी, ये बहुत गंभीर टाइप का प्रश्न है जी। और वृक्षों की जहाँ बात आती है, हम वृक्ष को अपने प्रयोग के लिए, अपने उपयोग के लिए काट तो डालते हैं। अगर उसकी जगह दोबारा से वृक्षारोपण कर दिया जाए तो आज नहीं तो कुछ सालों में वो बड़ा हो जाएगा और वो भी ऑक्सीजन छोड़ने का काम करेगा। वाह! क्योंकि वृक्ष तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं, वाइटल फोर्स हमारी जो है उसी पर डिपेंड करती है। और एक मेच्योर वृक्ष जो है भरा पूरा जब हो जाता है तो 24 घंटों में 227 लीटर ऑक्सीजन रिलीज करता है जी। और एक आदमी की ज़रूरत होती है 24 घंटों में 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जी। और उस ऑक्सीजन को लेने के लिए 550 लीटर को ग्रहण करने के लिए 1100 लीटर हमें सांसों द्वारा गैस खींचनी पड़ती है, जिसमें दूसरी गैस भी समाहित होती हैं। तो 1100 लीटर में से वो 550 लीटर हमें मिल पाती है। तो एक पेड़ का जितना योगदान है 227 लीटर तक, छोटे का कम भी होगा तो बड़े का ज़्यादा भी होगा जी जी जी। तो उतना योगदान किसी का नहीं है। तो वृक्षों को पहले तो काटा ही नहीं जाए। अगर वो सूख गया है तो उसे काटने से पहले या काटने के साथ ही उसकी जगह दोबारा से वृक्षारोपण होना चाहिए। वाह! और उसकी आपूर्ति हो जाए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारियां आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं और दर्शक हमारे इन शब्दों को सुनकर, आपकी वाणी को सुनकर संदेश दे रहे हैं और बहुत साधुवाद दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से हमें अपने जीवन में पानी खरीद कर पीना पड़ता है, पानी बोतल में लेकर पीना पड़ता है, क्या आप जो वर्तमान में स्थिति देख रहे हैं उस स्थिति के अनुसार क्या हमें भविष्य में ऑक्सीजन भी खरीद कर प्रयोग करना पड़ेगा? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि पानी खरीद कर पीना पड़ता है। क्यों? कि वो शुद्ध प्रदूषण की वजह से शुद्ध नहीं मिल पाता है, तो हमें खरीदना पड़ता है जी जी। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक पेड़ होता है सहजना जी, उसको मोरिंगा बोलते हैं। और अफ्रीकन कंट्रीज में जो नदियां हैं और जिनमें पानी बह रहा है, वो लोग क्या करते हैं कि उसके सहजने के बीज का पाउडर पीस के रख लेते हैं। और 20 लीटर पानी लिया किसी बर्तन में और उसमें 2 चम्मच वो पाउडर डाला अनडिस्टर्ब्ड, और देन दे केप्ट फॉर 3-4 आवर्स, जो है 3-4 घंटे के लिए उसे रख दिया अनडिस्टर्ब्ड जो है। तो उसमें जो कंटामिनेटेड वाटर है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जो है शुद्ध रहा आएगा। तो वो तो सदियों से उसी चीज को, मतलब उसी तरह के पानी को पी रहे हैं और वो जिंदा हैं जो, और वो आरओ से कम नहीं होता किसी भी हालत। तो इस तरह के अल्टरनेटिव जो मतलब हो सकते हैं। और क्या बताएं आपको, जहाँ पे बूचड़खाने हैं उनका असर जो है 2-3 किलोमीटर तक जो रन ऑफ है जी, वो प्रभावित करता है ज़मीन को। कहीं बोरिंग कर रहे हैं, वहाँ नल से जो पानी गंदा निकल रहा है जी, तो वो तो जहर है एक तरह का जी। तो पानी की समस्या जो है आज के वक्त में सबसे बड़ी समस्या है। और शुद्ध जल, शुद्ध हवा जहाँ दोनों होंगे तो वहाँ आयु भी ठीक ठाक रहेगी जी। और जब ये नहीं होंगे तो बीमारी होंगी और आयु में क्षीणता आ ही जाती है जी जी जी। तो शुद्ध जल का उपयोग बहुत जरूरी है जी जी जी। क्या पानी की तरह हमें भविष्य में ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ सकती है? हाँ, बिल्कुल खरीदनी पड़ सकती है।
हालांकि ये प्योरीफायर वगैरह चल रहे हैं गाड़ियों में या घरों में लगा लेते हैं लोग जो है, जी। पर उसका प्रभाव एक सीमित दायरे तक रहता है। तो बेहतर तो ये है कि वायुमंडल में मिश्रित जो गैस हैं उनको हम कम से कम करें। तो पर्यावरण और धनावरण, मतलब धनावरण ने जो है पर्यावरण को जो है ऐसा मतलब ओझल कर दिया है कि धन की पूर्ति एक मानसिक भूख होती है जो कभी नहीं हो सकती। जी। और धन के चक्कर में लोग जो है पर्यावरण जैसे ज्वलंत मुद्दों को भूल जाते हैं। जी। तो हमें अहमियत देनी चाहिए उधर पर्यावरण संरक्षण पर जो है, तो वो न करके जो है स्वार्थ, जहाँ धन है वहाँ स्वार्थ जुड़ेगा, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ पेड़ भी कटेंगे, और जहाँ पेड़ कटेंगे और पेड़ नहीं लगाए जाएंगे तो बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है। तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे ही बच्चे जो है परेशान होंगे और उनको सांस लेना बहुत दूभर हो जाएगा, इधर उधर भागेंगे तो उससे गुजारा है नहीं, क्योंकि हवा तो हर जगह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। क्या आप मानते हैं कि प्रदूषण के मुद्दे को केवल शहरों तक नहीं सीमित रखना चाहिए, बल्कि पूरे देश या ग्लोबल स्तर पर इसका समाधान ढूंढना चाहिए? बिल्कुल सर, ये पर्यावरण का मुद्दा जो है किसी देश या किसी सीमा का वो नहीं है जी। बहुत जो है अब बीमारियां हैं या मेघ वृष्टि हो रही है या हवा जा रही है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, आसपास प्रदूषण ज़्यादा होगा और हो सकता है थोड़ा आगे कम हो, मगर उसका असर जरूर होगा। बिल्कुल। अब जैसे कोई बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है तो जीवन की 7 मिनट खत्म हो जाती हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था जी। किसी लेख में जो है। अब आप लगा लीजिए कि 100 साल की उम्र हमें जो है ईश्वर ने दे रखी है जी। अब वहाँ पता लग रहा है कि 100 साल होने में से पहले ही यहाँ से निकल ली है जो जी। तो ये सब प्रदूषण का उसका कहीं न कहीं दुष्प्रभाव तो रहता ही है। बीड़ी की जगह बीड़ी ने भी ले रखी है, बीड़ी की धुएं ने ले रखी है और प्रदूषण ने भी ले रखी है। जी। वाकई। डॉक्टर साहब, अभी हमने आपकी ऑक्सीजन के बारे में भविष्यवाणी जानने का प्रयास किया था। अब हम चाहते हैं कि आपकी भविष्यवाणी इस विषय पर क्या है कि प्रदूषण पर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दशकों में शहरों की स्थिति कैसी हो सकती है? जी, शहरों की स्थिति कैसी होगी, मैंने एक पुस्तक लिखी है जी, पर्यावरण साम्य जी, और उसमें 10-12 लेख हैं, क्योंकि सीमित ही लिखा जाता है इसमें। उनमें से एक लेख है चिर शांतिपुरम जी। उस चिर शांतिपुरम में मैंने यही दिखाया है, लालच में गए किसी स्कीम में कहीं फ्लैट खरीद लिया और बड़ा सा फ्लैट ले लिया, बहुत सारी सहूलियतें हैं वहाँ पे जो है, रोबोट से भी काम हो रहा है, और पता लगा एक टाइम आया 10 साल के बाद में कि वहाँ से भागने को मजबूर हो गए फिर गांव की ओर जी। चिर शांतिपुरम न होकर वो अशांतिपुरम बन गया। वाह। तो अभी हम शहरों की तरफ जो हमारा रुझान रहा है, अब शहरी वातावरण में जो काफ़ी समय से रह रहे हैं वो ये कहना उन्होंने शुरू कर दिया है कि भाई इससे तो गांव अच्छे हैं जो, और गांव की तरफ थोड़ा सा चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर, तो थोड़ा सा रुझान बढ़ रहा है। और आने वाले समय में अब ये वायुमंडल में आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जहर इन गैसों के रूप में घुल रहा है, तो निश्चित तौर से शहर को छोड़ने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे, और क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। क्या आप ये भी मानते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर या शहरों के बीच में जो कंक्रीट के जंगल यानी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें जो तैयार हो रही हैं, क्या ये भी प्रदूषण की कारक हैं? क्या इनमें रहने वाले लोग स्वस्थ रह सकते हैं? क्या इनको पर्याप्त शुद्ध वातावरण मिल पाता है? देखिए, ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, जब भवन निर्माण होता है जी, सबसे पहले तो उसमें सीमेंट और जो भी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं तो उससे ही मतलब प्रदूषण फैलता है जी, धूल होती है, अस्थमा जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं जो जी। और बिल्डिंगों का जो धुआं है उधर वाहनों का हो गया, और इनमें
क्या है कि गांव और शहर, देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर वो गांवों में मिलेगा, शहरों में नहीं मिलेगा जी। यहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा, एयर का भी नहीं होगा। तो कहीं पे तो हवा लग रही है और कहीं पर नहीं लग रही है, कहीं पर धूप लग रही है, कहीं पर नहीं लग रही है, ऊपर से प्रदूषण है। धूप न होने से भी जो है कई समस्याएं बनती हैं और तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ रहेगा तो वहाँ बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। जी 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 जी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश में वृद्ध आश्रमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जी। इसके क्या कारण है? ये सामाजिक ताना बाना हमारा किधर जा रहा है? इस विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देश विदेशों में वृद्धाश्रमों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या वाकई चिंता का विषय है और सबसे बड़ी परेशानी जो है हमारा जो अंतर पीढ़ी संवाद वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। वाह। और जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी उतनी तवज्जो नहीं देते हैं जो और हम उनको दोषी मानते हैं, मगर इन टर्न जो वो हमको दोषी मानते हैं। जी। तो मैं यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे हमारी दादी माँ थी जी और वो लहंगा पहनती थी। अब उनके सामने हमारी माता जी आई जी तो माता जी ने साड़ी पहनना शुरू कर दिया जी। तो वो कहने लगी कि क्या जमाना आ गया, साड़ी पहनने लगी हैं जो। जी जी। अब उनके सामने सलवार कुर्ती वाली आ गई जी, तीसरी पीढ़ी सलवार तीसरी पीढ़ी आ गई तो वो कहने लगी कि भाई हमारे सामने हमने तो कभी देखा नहीं, ये हमारे सामने आ गया है जी। ऐसे फिर जीन्स आ गई। अब जीन्स में भी जो साबुत नहीं रही है वो फटी जीन्स आ गई घुटनों पर। तो अब ऐसे में तो मैं चाहूँगा कि जो वृद्ध हैं, जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं, उनको अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे गलत हैं, मैं गलत नहीं बता रहा जो है जी। उस टाइम पे वो साथ देना चाहिए। मगर अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बच्चों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और ज़्यादातर एकल परिवारों में बदल रहे हैं जी। तो क्योंकि ये पैसे की जो होड़ है उसमें पैसे कमाने की जो होड़ है, पैसे बनाने की जो होड़ है उसमें व्यवहार सब खत्म हुआ जा रहा है जी। और एकल परिवारों में जो है सीमित दायरा रह गया है। दादा दादी नाना नानी उनके पास भी बच्चे नहीं जाना चाहते। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बन जाती है कि वो दादा दादी और नाना नानी उनके साथ में एक समन्वय स्थापित करें। अब उसके लिए कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जन्मदिन मनाया जा रहा है दादा दादी या नाना नानी का, तो उसमें बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि भाई आपको हर हालत में जो है अपने दादा दादी या नाना नानी के जन्मदिन में शामिल होना पड़ेगा। जी जी जी। अब ये कौन सिखाए जी। तो इसमें एक हमारे साथ में कहीं हैं तो उन्होंने एक मुहिम शुरू की है स्कूलों के लिए जी कि वो एक शपथ दिलवाते हैं कि भाई आपको जो है आप अपने हिसाब से, चाहे आपके पेरेंट्स भले ही मना करें, मगर उनसे कहिए कि नहीं हमें उनके जन्मदिन में जरूर शामिल होना है। क्योंकि बुजुर्गों की छत्र छाया जब हटने लगती है तो वही समस्या खड़ी होने लगती है। वाकई वाकई। और ये संस्कार हमारे जो हैं, जो सनातन संस्कृति है जो धरोहर के रूप में चली आ रही है और उसमें कमी आ रही है, तो अब ये गैप जो है निरंतर बढ़ रहा है और उसको पूरा करने के लिए एकमात्र उपाय ये हो सकता है कि हम छोटे स्तर से यानी स्कूली शिक्षा से इस चीज़ को दोबारा से जो है लेके चलें और वहाँ अध्यापकों के माध्यम से उसको जो है आगे बढ़ाएं कि भाई हमारे जो संस्कार हैं वो किसी तरह से बचे रहें। वाह 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 वाह। हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि आजकल की स्थितियां हम देख रहे हैं समाचार चैनलों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से कि महानगरों में फेस्टिवल पर हज़ारों की संख्या में 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक हज़ारों की संख्या में खरीदे जाते हैं। क्या यह भी प्रदूषण का एक कारक है? हाँ बिल्कुल कारक है, क्योंकि वाहन आप जानते ही हैं कि धुआं तो छोड़ते ही हैं जी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उससे निकलती है जी। और कई बार तो
ऐसा भी होता है कि एक बार मैं किसी बस में सफ़र कर रहा और उसमें से अंदर कोई ही गैस वो धुआं घुटने लगा और ऐसी घुटन हो गई कि उस बस से सारी सवारी उतर गई। तो वाहनों की प्रक्रिया ये है, ये विद्युत चालित वाहन या सौर ऊर्जा चलित वाहनों का प्रयोग वैसे बढ़ रहा है और जितना तेजी से बढ़ेगा उतना अच्छा है और उससे धुआं कम से कम हो और हम पुराना जो पारंपरिक पद्धति है उससे थोड़ा सा हटकर काम करें जी, तो उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और अपनी भूल को हम सुधार सकते हैं। वाकई बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि लोग आजकल अपने घरों, ऑफिसों, कारों में एयर प्यूरीफायर लगाने से प्रदूषण से बचने का प्रयास करते हैं। क्या इस तरह के यंत्रों से व्यक्ति स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ हवा में रह सकता है, या फिर एक मामूली सोच है कि हम अपने घर में लगा लिया या कारों में लगा लिया, इससे हम बच जाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी बताया था इस संबंध में जो है, और इससे बचा तो नहीं जा सकता। एक सीमित दायरे तक इसकी, जैसे एयर प्योरीफायर भी लगाया, एक कार में लगा लिया, तो एक कार में लगाने से जो है तो वो कहना चाहिए कि जैसे समुद्र में एक पानी की बूंद के बराबर होगा। जी जी जी। बाहर की हवा जब तक शुद्ध नहीं होगी जी, कुछ नहीं हो सकता जी। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बाहर की हवा की शुद्धता का हम सब मिलकर ध्यान रखें और पेड़ पौधों को काटने से बचाएं और जितना हो सकता है उसके प्रति संवेदना लोगों में जागृत हो और पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि ये भौतिक तत्व जो है इन्हीं में हमारा जीवन निहित है और इनकी शुद्धता ही हमारे जीवन को आगे ले जा सकती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। कालीचरण जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पर्यावरण संरक्षण का आज का ज्वलंत मुद्दा है, फिर भी इस क्षेत्र में आशातीत सफलताएं नाकाफी दिख रही हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हम उसको जिस तरह से लेना चाहिए उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं जो जी जी जी, और उसी की वजह से हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। और ये ऐसा मुद्दा है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी इसको लोग इग्नोर कर देते हैं जी। ये स्वार्थ जो जुड़ा है, मैं फिर से उसी बात को कहूँगा कि स्वार्थ जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है। जितनी बिजनेस चल रही है, आप बिजनेस वालों से बात करें तो वो सीधा कहते हैं कि जी हमें पेड़ पौधों से क्या लेना देना, जो है हमें तो हमारी कमाई में कमी नहीं आनी चाहिए जी जी जी। हाँ, तो जब तक हम इन सब चीज़ों से बंधे रहेंगे तब तक यही स्थिति रहेगी। हाँ, जब उनमें से कभी कोई बीमार पड़ जाता है, अगर उनके सामने डॉक्टर ये कहेंगे जी आप पर्यावरण के उसे अशुद्ध पर्यावरण की वजह से जो है आप बीमार हैं, तब तो वो महसूस करेंगे, और वरना वो सुनने वाले नहीं हैं जो है। तो अब एक दो आदमी कुछ नहीं कर सकता, और इसमें जो पर्यावरणविद हमारे लगे हुए हैं जो है उनको भी इस दिशा में काम करना चाहिए और इस मुहिम को और ज़्यादा अधिक से जो है सशक्त बनाना होगा, तभी जाके सफलता मिल पाएगी। बहुत अच्छी जानकारी। हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण में सर्वाधिक आवश्यकता समाज के मध्य जन जागरूकता की है। ऐसी स्थिति में आप जनता को किस प्रकार समझा सकते हैं कि उन्हें भविष्य में सफलता मिल सके? देखिए, पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जी जिससे सृष्टि के सारे तत्व मिले हुए हैं, और जहाँ तक मैं अपना लेखन कार्य करता हूँ जी, उसमें कुछ प्रसंग में ऐसे रख लेता हूँ मैं, या छोटी सी जो है ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो है जी जी जी, कि किसी पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी हुई थी और उनमें से एक चिड़िया ने कहा कि सूर्य जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो दूसरी चिड़िया ने समर्थन किया कि हाँ शक्तिशाली है और हमको कृतज्ञ होना चाहिए सूर्य के प्रति। पर मैं एक बात और कहती हूँ कि सूर्य से ज़्यादा तो, सूर्य के बिना तो हम जिंदा भी रह सकते हैं, अगर सूर्य ना निकले तो अंधेरे में काफ़ी समय बिता भी सकते हैं जो है जी जी जी, मगर जल तो ऐसा है कि उसके बिना जिंदा भी नहीं रह सकते जो जी। क्या बात है। तो हमें तो जल के प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए।
तो उनमें सन्नाटा छा गया। फिर तीसरी चिड़िया कहती है कि नहीं, आप सही कह रही हो कि हमको जल के प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए, मगर उसके साथ साथ मैं कहूँगी कि सूर्य और जल के प्रति कृतज्ञता करते हुए प्राण वायु जो है उसके प्रति अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य के अंधेरे में हम लंबा जीवन जी सकते हैं और जल के बिना कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, मगर प्राण वायु के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकते। क्या बात है। तो जब वो उड़ने लगी तो चौथी चिड़िया बैठी, वो करी, अरे तुम कहाँ उड़ के जा रही हो, तुम जिस पेड़ पे बैठी हो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं। क्या बात है। हमें तो इसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि सभी भौतिक तत्वों से इसका सामंजस्य स्थापित है और इससे सारे तत्व जो है बातचीत करते हैं जी। बरसात भी करती है, हवा भी करती है, अग्नि भी करती है, सभी करते हैं। तो हमें तो इसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। जी जी। तो इस तरह के प्रसंग जो है लेखन में अगर डाल दिए जाएं तो जो कि आसानी से समझ में आ सकें और वैज्ञानिक तौर पर सत्य हों, तो लोग मानेंगे, ऐसी बात नहीं। बच्चे भी बड़ा उत्सुकता से सुनेंगे ऐसी चीज़ों को जो है। तो ये एक ऐसा माध्यम हो सकता है संवाद का, बहुत अच्छा, जो दो पीढ़ियों के बीच में चल सकता है। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी। हम आगे बढ़ते हैं। सृष्टि नियंता और प्रकृति ही सर्वोपरि है, फिर भी क्या प्रकृति में तर्कसंगत संविधान की कोई व्यवस्था है या नहीं? जी, ये बहुत ही आपने गूढ़ प्रश्न कर डाला जी। और इसके लिए हम स्वयं नहीं तो हम वेदों का सहारा लेते हैं। यजुर्वेद के 26वें अध्याय का प्रथम सूक्त इस बात को बताता है कि सृष्टि में एक सप्त संसद होती है। सप्त संसद यानी 7 तत्वों की संसद। संसद मीन सभा, जहाँ सब विराजमान होते हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, वैसे ही इन भौतिक तत्वों की भी संसद होती है। तो उसमें वो कौन कौन से सप्त तत्व हैं? पृथ्वी, अग्नि। वाह। एक तो ये युग्म हो गया, एक जोड़ा हो गया, पृथ्वी अग्नि, और दूसरा जोड़ा हो गया वायु आकाश, 4 हो गए, और तीसरा जोड़ा हो गया आदित्य और ध्रुवलोक। आदित्य ध्रुव, तो 6 ये हो गए। और 7वां जोड़ा है आप वरुण। तो आप तक 7 तत्व बनते हैं, वरुण 8वां बनता है। तो वरुण 7 ये सप्त संसद में आते हैं, और 8वां वरुण जो है वो भूत साधनी विद्या जी, यानी परमपिता परमेश्वर नारायण जो हैं वो सर्वोपरि हैं। वही इन सब प्रपंच के नियंत्रण करता है। वाह। तो हम पृथ्वी पर कोई काम करते हैं, अग्नि में कोई चीज हवन करते हैं, वायु उसको ले जाती है, आकाश में फैलाती है, और वो आकाश से वायु के माध्यम से जो है आदित्य लोक तक पहुंचती है, सूर्य तक पहुंचती है, और सूर्य उसे ध्रुवलोक में ले जाता है, और ध्रुवलोक से जो है वो फिर सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। तो सृष्टि का ये नियम है कि वो उस तरह से जो है काम करती है कि हम ये जो काम करते हैं यहाँ पे, ये सब वहाँ रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा। और इस संबंध में अगर आप चाहें तो मैं एक सूक्त को सुना भी सकता हूँ। जी जी जी, स्वागत याद नहीं, मगर जी कोई बात नहीं। आप हमें हमारे दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों को आनंदित करें। सप्त संसद जी। अग्निश्च पृथ्वी च सन्नते ते मे सम नमताद, वायुश्चांतरिक्ष च सन्नते ते मे सम नमताद, आदित्य धौश्च सन्नते हो मे सम नमताद, आपश्च वरुणाश्च सन्नते ते मे सम नमताद, सप्त संसदो अष्टमी भूत साधनी एकामाम अध्वनिस्करु संज्ञान मस्तु में सुना। वाह, बहुत तो अच्छे, बहुत इसमें ये सब संसद के 7 वो आ जाते हैं। जी 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 जी। और इस तरह से वो हमारी कोई भी कार्य है तो वो
सर्वव्याप्त हो जाता बहुत है। अच्छी तो जानकारी इसी दी। संदर्भ में मैं ज़्यादातर मैं किताबों में जो भी लिखता हूँ तो यज्ञ पर ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि यज्ञ जो है एक सूक्ष्म विज्ञान है और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने का शुद्धिकरण यज्ञ के ही लिए। अंतिम समाधान है। जी जी जी। हाँ, आदरणीय, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आज के समाज में समसामयिक व्यवहारिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। पुरानी सनातन संस्कृति को विस्मृत किया जा रहा है। ऐसे में दो पीढ़ियों के मध्य किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जा सकता है? ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारा अंतर पीढ़ी जो संवाद है वो मतलब समाप्ति होता जा रहा है। जी जी कोई जी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जी। और जैसा कि वृद्धाश्रमों की निरंतर संख्या में वृद्धि हो रही है, उसका एकमात्र यही कारण है। ये पैसा जो है इसने ऐसा स्वार्थ सिद्ध हो गए लोग इसकी वजह से कि वो अपने पूर्वजों को विस्मृत कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जो मौजूद हैं वो भी जो है जी ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे अपाहिजों की तरह से, जो लावारिसों की तरह। लावारिसों की तरह से, उनका कोई वारिस नहीं है। और जिन्हों पे खूब मतलब प्रॉपर्टी रही है और उनको भी छीन लिया उनकी संतानों ने और उनको घर से बेघर कर दिया। तो वो वृद्धाश्रमों में शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं जो। और ये जबकि वृद्धों को क्या चाहिए, एक दो जोड़ी कपड़े चाहिए, दो रोटी चाहिए सुबह शाम की, बस और कुछ नहीं चाहिए उन्हें जो है। और उनका स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। उनको तो बच्चों का स्नेह चाहिए और उसी में सब कुछ है, वो उसी से प्रसन्न रहते हैं, मगर उसमें भी अभाव है। तो हम पता नहीं किधर जा रहे हैं, सोचते हैं कभी तो बड़ा मतलब दुख होता है इस बात से जी कि अब उनके बच्चे आगे और खाई बढ़ जाएगी। तो ये अंतरपीढ़ी संवाद जो है ये बड़ा ज़रूरी है। तो हमें वही है कि एक तो स्कूली शिक्षा में जहाँ 5वीं क्लास तक के हैं, क्योंकि वो स्टेज ऐसी होती है कि जहाँ उनके दिमाग में ये बात भर दी जाएगी और ये अच्छी बात है तो भर देना कोई बुरी बात नहीं है। जी, तो जी। स्कूलों के माध्यम से ये हमें शुरू करना चाहिए। बेसिक शिक्षा में से जोड़ा जाना चाहिए। बेसिक शिक्षा में बिल्कुल एक अध्याय के तौर पर जो है नैतिक शिक्षा का जो है, और उसमें इन सब चीज़ों को रखना चाहिए। और नहीं तो कोई किसी का नहीं होगा जो है, ऐसी स्थिति पैदा हो जानी है आने वाले समय में। जी कालीचरण जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे कि जो लोग जी प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले कारक हैं या वो व्यक्ति जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, और सभी जानते हैं कि जो अंतिम यात्रा होती है जिसे कफन कहते हैं, और उस कफन में जेब नहीं होती कि संपत्ति को लेके, चल अचल संपत्ति को लेकर जाया जा सके। बिल्कुल। ऐसे मनुष्यों को, ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को क्या कहा जाए जो ये धन, उनको ये सोचना चाहिए कि जब जन्म हुआ तो कुछ लेके नहीं आए थे जी, और जब जाएंगे तब भी कुछ नहीं लेके जाना है। जो कुछ है, जो कुछ पार्जित किया है वो सब यहीं से होता है जी। अब वो सौभाग्यशाली हैं जिनको विरासत में मिल गया है जी। तो वो विरासत को जो है अपनी खुद की विरासत जहाँ बना लेते हैं वहीं ये दुख का कारण बन जाता है जो। वाह वाह वाह। तो ये धन जो है जब किसी के साथ नहीं रहा तो उनके साथ भी नहीं रहना है। बिल्कुल। तो कम से कम व्यवहार तो अपने उन पूर्वजों के प्रति, अपने वृद्धों के प्रति, वरिष्ठों के प्रति ऐसा होना चाहिए कि वो एक श्रद्धा पात्र के रूप में देखे जाएं। जी 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 जी। उनको क्या चाहिए, उन्हें तो सिर्फ स्नेह चाहिए बच्चों का। बिल्कुल। और बिल्कुल। कुछ नहीं चाहिए जो है। इस विषय पर भी बताएं कि जब आदमी अंतिम यात्रा में होता है, जिसे 100, 50, 40, 200, 500 यात्री यात्रा करके उसे विदा करते हैं सृष्टि से, और वो कफन उस पर अंतिम वस्त्र लपेटा होता है, उसमें जेब नहीं होती,
मैं इधर इंगित करना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को कि आप ले जा नहीं सकते, फिर क्यों आप प्रदूषण बढ़ाते हैं, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करते हैं, अपनों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, इस विषय में थोड़ा सा उनको गाइड करें। बिल्कुल सही कहा है आपने। जो है इतना सब कुछ होते हुए भी जो है वो इस बात को जो नहीं ठीक से समझ पाते हैं, और जबकि इसके विपरीत उनको आदर भी करना चाहिए। और कोई कुछ न लाया न कुछ ले जाएगा। और ये अंतिम यात्रा की जो बात कही, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। एक कोई प्रोवर्ब है बुद्ध धर्म की जो है, और वो ये है कि एक माना कि एक आदमी की 4 पत्नियां थी। तो जब मरने को हुए तो उन्होंने कहा पहली पत्नी से कि भाई तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा समय दिया है, अब तुम बताओ मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा कि नहीं, मैं क्यों जाऊंगी, आप चले जाइए। फिर दूसरी से पूछा, उसने कह दिया जब पहली नहीं गई तो मैं ही क्यों जाऊंगी जी। तीसरी से पूछा कि भाई आप चलोगी? कि नहीं, देखो जब पहली और दूसरी नहीं गई, मैं वहां तक चली जाऊंगी जहां तक सब जाते हैं। अच्छा, चौथी वाली से पूछा जो उसके साथ सबसे कम समय रहा, तो उसने कहा कि मुझे तो आपके साथ जाना ही है। ये तो रहा एक पहलू। अब उसकी प्रथम पत्नी थी एक धन के रूप में, तो धन दौलत प्रॉपर्टी वो सब यहीं पड़ा रह जाता है, बिल्कुल यहीं पड़ा रह जाता है। और दूसरी पत्नी थी, उसने कहा कि जब वो नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। वो उसके शरीर के रूप में थी जी। शरीर भी नहीं जाता, वो भी सब यहीं रह जाता है, धन प्रॉपर्टी यहीं रह जाती है, आत्मा जाती है केवल। फिर तीसरी वाली से पूछा, उसने कहा मैं वहां तक जाऊंगी जहां तक सब जाते हैं, तो जहां तक सब यानी शमशान तक, फिर वहां से वापसी हो जाती है जी। चौथी से पूछा कि तुझे कहा मुझे साथ ही चलना है, तो साथ क्या जाता है, आदमी का अपना कर्म जाता है जी। वो आत्मा के संग जो है डीएनए में कर्म लिपटा होता है, और उसी के अनुसार, जैसा कि मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा बताती है कि अगला जन्म जो उसी आधार पर होता है जी जी। हाँ, तो ये मतलब धन किसी का न हुआ न होगा। तो और वही है जो आप कह रहे कि कफन वाली बात जो है कि उसमें जेब नहीं होती, नहीं ना क्या क्या साथ में ले जाए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी आज की चर्चा रही, बहुत अच्छी बातचीत हुई, और हमें लगता है कि आपके साथ जो हमने संवाद किया है ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में, जो संवाद हुआ है, उस संवाद से हमारे दर्शक, देश के दर्शक कुछ ना कुछ सीख लेंगे, और पर्यावरण, प्रदूषण, पृथ्वी, वनस्पति और तमाम विषयों पर सीख लेंगे और उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और मैं यहाँ 1-2 लाइन और सुनाना चाहूँगा जी जी। जैसे वृद्ध हैं, वृद्ध जी जी जी, और पेड़ पौधे हैं जी, तो मैं लिखता रहता हूँ जी जी जी, थोड़ा मेरा रुझान उधर भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। तो वृक्ष पर्ण एक कविता लिखी है छोटी सी जी। विशाल वृक्ष खड़ा नदी किनारे, विशाल वृक्ष खड़ा नदी किनारे, होते प्रसन्न देख राहगीर सारे, होते प्रसन्न देख राहगीर सारे, और छाया घनी देती छटा निराली, छाया घनी देती छटा निराली, चले शीतल पवन हो मतवाली, हरे पत्तों में पीत हुए शोभायमान, यानी पत्ते भी बुजुर्ग हो गए जो जी, हरे पत्तों में पीत हुए शोभायमान, उन सब के बीच मिला खूब सम्मान, नवांकुरित पल्लवित और पीत रंग, मिलजुल सब रहते सब एक संग। वाह। एक दिन पीले पत्ते के मन में आई, सोच विचार कर पत्तों की सभा बुलाई। एक दिन पीत पत्ते के मन में आई, सोच विचार कर पत्तों की सभा बुलाई, मुस्कुराते हुए नवांकुर आगे आए सारे, और नवयुवक सम हरित भी पधारे। क्या बात है। मुंह लटकाए पीत पर्ण गए पसर, जैसे जीवन में ना बची कोई कसर। पीत पत्ते ने बोली मधुर वाणी, मेरे प्यारे बच्चे हो सब ज्ञानी। वाह वाह वाह। हम सनातन परंपरा को अपनाते हैं और सहकर कष्ट शांति दिखलाते हैं, तो तेज धूप और पवन वेग सहते हैं, और प्रकृति संतुलन में साथ रहते हैं, और कष्ट सहकर भी हम मुस्कुराते हैं, आते जीवन यहाँ खुशियाँ मनाते हैं। पीत वर्ण हुआ हमारा, अब हमें जाना है, और फिर लौटकर कभी नहीं आना है। वाह। चली परंपरा जो जारी रहे तभी, साहस नहीं छोड़ना कभी।
वाह, तो ये पेड़ वाह, और वाह। वृक्षों पेड़ और पत्तों के बीच का संवाद है आपने। संदर्भ जो बहुत वृद्धों अच्छी है। के साथ में जो है जी, कोरिलेट जी, किया बहुत है जो, अच्छी, बहुत अच्छी बात। तो हमें उस परंपरा को जो है अपनाए रखना चाहिए जी, जी, जो जी। कुछ चली आ रही है, और उस विरासत को जहाँ तक हो सके सहेज के रखना चाहिए। कालीचरण जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।